गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम संचयन भाग 1 से सेकेंड चैप्टर पढ़ रहे थे और जिसमें हम पढ़े स्मृति, श्री राम शर्मा द्वारा लिखित स्मृति। हम यह पाठ पढ़कर समझ चुके हैं। आज हम प्रस्तुत कहानी स्मृति विस्तार से पढ़कर समझेंगे कि श्री राम शर्मा द्वारा घटित घटना किस प्रकार की थी। तो चलिए हम प्रस्तुत कहानी स्मृति की शुरुआत करते हैं। तो अब हम पाठ की शुरुआत करते हैं। हमने संक्षिप्त में छोटे रूप में स्मृति का परिचय जान ले चुके हैं। तो आज हम थोड़ा विस्तार से पढ़कर स्मृति पाठ के बारे में जानेंगे। सन 1908 ईस्वी की बात है। दिसंबर का आखिर या जनवरी का प्रारंभ होगा। चिल्ला जाड़ा पड़ रहा था, यानी कि बहुत ज़्यादा ठंडा था। 2-4 दिन पूर्व कुछ बूंदाबूंदी भी हो गई थी, इसलिए शीत की भयंकरता और भी बढ़ गई थी। सायंकाल से 3:30 या 4 बजे होंगे। कई साथियों के साथ मैं झारबेरी के बेर तोड़ तोड़ कर खा रहा था कि गांव के पास से एक आदमी ने जोर से पुकारा कि तुम्हारे भाई बुला रहे हैं, शीघ्र ही घर लौट जाओ। मैं घर को चलने लगा। साथ में छोटा भाई था। भाई साहब की मार का डर था, इसलिए सहमा हुआ चला जाता था। समझ में नहीं आता था कि कौन सा कसूर बन पड़ा। डरते डरते घर में घुसा। आशंका थी कि बेर खाने के अपराध में ही तो पेशी ना हो, पर आंगन में भाई साहब को पत्र लिखते पाया। अब पिटने का भय दूर हो गया। हमें देखकर भाई साहब ने कहा, इन पत्रों को ले जाकर माखनपुर डाकखाने में डाल आओ। तेजी से जाना, जिससे शाम की डाक में चिट्ठियां निकल जाए। ये बड़ी जरूरी है। जाड़े के दिन थे, 30 पर हवा के प्रकोप भी कपकपी लग रही थी। हवा मज चल रहा था, हम ठिठुर रहे थे, इसलिए हमने कानों को धोती से बांधा। माँ ने कुछ चने दिए थे, उस चनों को धोती में भी बांधा। हम दोनों भाई अपना अपना डंडा लेकर घर से निकल पड़े। उस समय उस बबूल के डंडे से जितना मोह था, उतना इस उम्र में राइफल से नहीं है। मेरा डंडा अनेक सांपों के लिए नारायणवान हो चुका था। कहने का अर्थ कि लेखा का जो डंडा था, बबूल का डंडा, वो कितने सांपों को मार चुका था। माखनपुर के स्कूल और गांव के बीच पढ़ने वाले आम के पेड़ों से प्रतिवर्ष उसे आम झूरे जाते थे, यानी कि उस बबूल के जो लाठी थी, जो डंडा था, उसी से प्रत्येक वर्ष माखनपुर स्कूल आने जाने के रास्ता में जो जो आम के पेड़ पड़ते थे, तो उस आम के पेड़ को, उस आम के पेड़ से आम का फल उस बबूल के डंडे से ही झाड़ कर निकाला जाता था। इस कारण वह मोक डंडा सजीव सा प्रतीत होता था। अब दोनों भाई माखनपुर की ओर तेजी से बढ़ने लगे। चिट्ठियों को टोपी में रखा, क्योंकि कुर्ते में जेब नहीं थे। फिर दोनों भाई उछलते कूदते एक ही सांस में गांव से 4 मील दूर उस कुएं के पास आ गए, जिसमें एक अति भयंकर काला सांप पड़ा हुआ था। कुआं कच्चा था और 24 हाथ गहरा था। उसमें पानी ना था। उसमें ना जाने सांप कैसे गिर गया था। कारण कुछ भी हो, हमारा उसके कुएं में होने का ज्ञान केवल 2 महीने से था। बच्चे नटखट होते हैं। माखनपुर पढ़ने जाने वाली हमारी टोली पूरी बानर टोली थी। गांव से माखनपुर जाते और माखनपुर से लौटते समय प्रायः प्रतिदिन ही कुएं में ढेले डाले जाते थे। मैं तो आगे भाग कर आ जाता था और टोपी को एक हाथ से पकड़कर दूसरे हाथ से ढेला फेंकता था।
यह रोजाना की आदत सी हो गई थी। सांप से फुसकार करवा लेना मैं उस समय बड़ा काम समझता था। इसलिए जैसे ही हम दोनों इस कुएं की ओर से निकले, कुएं में ढेला फेंक कर फुसकार सुनने की प्रवृत्ति जागृत हो गई। मैं कुएं की ओर बढ़ा, छोटा भाई पीछे ऐसे हो लिया जैसे बड़े सेवक के पीछे मृग सेवक के पीछे छोटा मृग सेवक यानी कि हिरन का बच्चा हो लेता है। बड़े हिरन के बच्चे के पीछे छोटा हिरन का बच्चा हो लेता है, ठीक उसी प्रकार मेरा भाई मेरे पीछे हो गया। फिर हम कुएं के किनारे से एक ढेला उठाए, फिर उछलकर एक हाथ से टोपी उतारे हुए सांप पर ढेला गिरा दिया। पर मुझ पर तो बिजली सी गिर पड़ी, यानी कि मुझे इतना झटका लगा कि मेरे ऊपर बिजली गिरी। सांप ने फुसकार मारी या नहीं, ढेला उसे लगा या नहीं, यह बात अब तक स्मरण नहीं है, मुझे याद नहीं है। टोपी के हाथ में लेते ही तीनों चिट्ठियां चक्कर काटती हुई कुएं में गिर रही थी। अकस्मात जैसे घास चरते हुए हिरन की आत्मा गोली से हत होने पर निकल जाती है, ठीक उसी प्रकार मेरी हृदय कांप उठी और मैं डर के मारे सिकुड़ गया। कुएं की पाट पर बैठे हम रो रहे थे। छोटा भाई डांडे मार मार कर चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा और मैं चुपचाप आंखें डबडबाकर, और मेरी आंखों में पानी बाहर टपक जाता। निराशा, पिटने के भय और उद्योग से रोने का उफान आता था। पलकों के ढकने भीतरी भावों को रोकने का प्रयत्न करते थे, पर आंसू ढुलक ही जाते थे। माँ की गोद की याद आती थी। जी चाहता था कि माँ आकर छाती से लगा ले और लाड प्यार करके कह दे कि कोई बात नहीं, चिट्ठियाँ फिर लिख ली जाएगी। तबीयत करती थी कि कुएं में बहुत सी मिट्टी डाल दी जाए और घर जाकर कह दिया जाए कि चिट्ठी डाल आए हैं, पर उस समय मैं झूठ बोलना जानता ही ना था। घर लौटकर सच बोलने पर रुई की धुलाई मिलेगी, मार का ख्याल से शरीर भी मन भी कांप उठता था। सच बोलकर पिटने के भावी भय और झूठ बोलकर चिट्ठियों के न पहुंचने की जिम्मेदारी की बोझ से दबा मैं बैठा सिसक रहा था। इस सोच विचार में 15 मिनट होने के हो आए। देर हो रही थी और उधर दिन ढलते ही जा रहा था। कहीं भाग जाने को तबीयत करती थी, पर पिटने के भय से जिम्मेदारी के कारण कहीं नहीं जा पाया। अब हमने एक धोती मेरी, एक छोटे भाई की, एक चने वाली, 2 कानों से बंधी हुई धोतियाँ, 5 धोतियाँ और कुछ रस्सी मिलाकर कुएं की गहराई के लिए काफ़ी हुई। हम लोगों ने धोतियाँ एक दूसरे से बांधी और खूब खींच खींच कर आजमा भी लिया। छोटा भाई केवल 8 वर्ष का था, इसलिए धोती को टेंग से कड़ी करके बांध दिया और तब उसे खूब मजबूती से पकड़ने के लिए कहा। मैं कुएं में धोती के सहारे घुसने लगा। छोटा भाई रोने लगा। मैंने उसे आश्वासन दिया, नीचे पहुंचने ही सांप को मार दूंगा, और मेरा विश्वास भी ऐसा ही था। कारण यह था कि इससे पहले मैंने अनेक सांप मारे थे, इसलिए कुएं में घुसते समय मुझे सांप का तनिक भी भय न था। उसको मारना मैं बायां हाथ का खेल समझता था। कुएं के धरातल से जब 4-5 गज रहा हो, तब ध्यान से नीचे देखा। अक्ल चकरा गई। सांप फन फैलाए धरातल से एक हाथ ऊपर उठा हुआ लहरा रहा था। डंडे को लेकर ज्यों ही मैंने सांप की दाईं ओर पड़ी चिट्ठी की ओर उसे बढ़ाया कि सांप का फन पीछे की ओर हुआ। धीरे धीरे डंडा चिट्ठी की ओर बढ़ा और ज्यों ही चिट्ठी के पास पहुंचा कि फुंकार के साथ काली बिजली तड़पी और डंडे पर गिरी। हृदय में कंप हुआ और हाथों ने आज्ञा न मानी। डंडा छूट पड़ा। मैं तो ना मालूम कितना ऊपर उछल गया, जानबूझकर नहीं, यूं ही बिदक कर। उछलकर जो खड़ा हुआ तो देखा डंडे के सिर पर 3-4 स्थान पर
पीव सा कुछ लगा हुआ है और वह था विष। सांप ने मानो अपनी शक्ति का सर्टिफिकेट सामने रख दिया था, पर मैं तो उसकी योग्यता का पहले ही से कायल था। उस सर्टिफिकेट की जरूरत ना थी। सांप ने लगातार फूं फूं करके डंडे पर 3-4 चोटें की। वह डंडा पहली बार इस भांति अपमानित हुआ था, या शायद वह सांप का उपहास कर रहा था। छोटे भाई की आशंका बढ़ती जा रही थी। उस फूं और धमकी से मेरा साहस कुछ बढ़ गया। दोबारा फिर उसी प्रकार लिफाफे को उठाने की चेष्टा की। अब की बार सांप ने वार भी किया और डंडे से चिपट भी गया, और डंडा हाथ में छूटा तो नहीं, छिछक सहम छिछका और सहमा अथवा आतंक से अपनी ओर खींच गया। और देखा, पिछला भाग मेरे हाथों में छू गया। उफ, कितना ठंडा था। ठंडे को मैंने एक और पटक दिया डंडे को एक और मैंने पटक दिया। यदि कहीं उसका दूसरा वार पहले होता तो उछलकर मैं सांप पर गिर पड़ता और ना बचता। लेकिन जब जीवन होता है तब हजारों ढंग बचने के निकल आते हैं। वह दैवी कृपा थी। डंडे के मेरी ओर खींच आने से मेरे और सांप के आसन बदल गए। मैंने तुरंत ही लिफाफे और पोस्टकार्ड चुन लिए, चिट्ठियों को धोती की छोर में बांध दिए, और छोटे भाई ने उन्हें ऊपर खींच लिया। डंडे को सांप के पास से उठाने से भी बड़ी कठिनाई पड़ी। सांप उससे खुलकर उस पर धारणा देकर बैठा था। जीत तो मेरी हो चुकी थी, पर अपना निशान गंवा चुका था। आगे हाथ बढ़ाता तो सांप हाथ पर वार करता। इसलिए कुएं की बगल से एक मुट्ठी मिट्टी लेकर मैंने उसकी दाईं ओर फेंकी कि वह उस पर और मैंने दूसरी हाथ से उसकी बाईं ओर से डंडा खींच लिया। पर बात की बात उसने दूसरी ओर भी वार किया। यदि बीच में डंडा ना होता तो पैर में उसके दांत पड़ गए होते। अब ऊपर चढ़ना कोई कठिन काम ना था। केवल हाथों के सहारे पैरों को बिना कहीं लटकाए हुए 36 फीट ऊपर चढ़ना मुझसे अब नहीं हो सकता। 15-20 फुट बिना पैरों के सहारे केवल हाथों के बल चढ़ने की हिम्मत रखता हूँ, कम ही अधिक नहीं। पर उस 11 वर्ष की अवस्था में मैं 36 फुट चढ़ा। बाहें भर गई, छाती फूल गई, पर एक एक इंच सरक सरक कर अपनी भुजाओं के बल मैं ऊपर चढ़ आया। यदि हाथ छूट जाते तो क्या होता, इसका अनुमान करना कठिन है। जब ऊपर आकर बेहाल होकर थोड़ी देर तक पड़ा रहा, देह को झाड़ कर धोती कुर्ता पहना, फिर किशनपुर के लड़के को जिसने ऊपर चढ़ने की चेष्टा को देखा था, ताकीद करके कि वह कुएं वाली घटना किसी को ना कहे, हम लोग आगे बढ़े। सन 1915 में जब मैं मैट्रिक पास किया, उसके बाद यह घटना मैंने माँ को सुनाई। सजल नेत्रों से माँ ने मुझे अपनी गोद में ऐसे बिठा लिया जैसे चिड़िया अपने बच्चों को डैने के नीचे छिपा लेती है। कितने अच्छे थे वे दिन। उस समय राइफल ना थी, डंडा था, और डंडे का शिकार, कम से कम उस सांप का शिकार, राइफल के शिकार से कम रोचक और भयानक ना था। इस प्रकार प्रस्तुत पाठ यहीं समाप्त होती है, और आप लोगों को ज़रूर समझ में आ गई होगी कि श्री राम शर्मा द्वारा सच्ची घटना, जो बचपन में जो घटना घटी थी, उस घटना का जिक्र, उस घटना का वर्णन करके हमें बताए हैं, तो हमें ज़रूर समझ में आ गई होगी। आप फिर से एक बार अच्छी तरह से पढ़कर